वेलकम टू माय चैनल बीट योर बेस्ट। आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम हिमांशु पांडे और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं पीसी 12, 16 और 21 तीनों में काम आने वाला सीपीडब्ल्यूए कोड। और सीपीडब्ल्यूए कोड में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 16, यह है नॉन गवर्नमेंट वर्क। ठीक है, इससे पहले कि हम इस चैप्टर में आगे बढ़े, मैं कुछ क्लैरिफिकेशन देता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पीसी 16 में पास कर चुके हैं और पीसी 21 उनका रह गया है। ठीक है, लेकिन वो पीसी 16 की क्लासेस में जो सीपीडब्ल्यूए पढ़ाया जा रहा है वो नहीं अटेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं करिए, आप लोग को 21 में भी ये वाला है ना, और आप लोग को 21 में ये वाइटल रोल प्ले करता है, इसलिए आपको इसको दोबारा पढ़ना चाहिए। अगर आप इसमें प्रकांड हो गए हैं तो मुझे ही हेल्प कर दीजिए, मतलब कि मेरे साथ में थोड़ा सा मुझे सहयोग करिए। तो आप लोग प्लीज जो पीसी 16 पास कर गए पर पीसी 21 नहीं का पास कर पाए हैं, उनके लिए सीपीडब्ल्यूए की क्लास, अच्छा उनके लिए अलग से कोई सीपीडब्ल्यूए की क्लास नहीं होगी, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को क्लास अटेंड करना चाहिए। खैर, तो हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, नॉन गवर्नमेंट वर्क्स। ठीक है, अभी नॉन गवर्नमेंट वर्क्स क्या होता है, ये कल की क्लास में मैंने थोड़ा डेमो आप लोगों को दिया था। ठीक है, उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग को इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, कल मैंने बतलाया था पब्लिक अकाउंट, हम बताया था, हाँ या ना, याद आ रहा है? जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो बतलाइए, बताइए मैम, कल हमने ये बात बताई थी आपको कि नहीं, याद आ रहा है? बताई थी ना? यस सर। ठीक है, हाँ। तो डिपॉजिट एंड एडवांस के बारे में फिर मैंने बताया कि ये फिर डिवाइडेड है 3 सब सेक्टर में। ठीक है, और सब सेक्टर क्या है भाई, तो ये 3 सब सेक्टर में बताता हूँ आपको, देख लीजिए। उसमें पहला सब सेक्टर था इंटरेस्ट बियरिंग। क्या बोल रही मैम, क्या बोल रही हैं सर? वो कौन सा है? सर्विस सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, जनरल सेक्टर, वो किस में? कंसोलिडेटेड फंड में है क्या वो? हाँ, वो कंसोलिडेटेड फंड। ओके सर। ठीक है, इसके वाले सेक्टर में बता, देखिए वो उसकी क्लास अलग चलेगी, लिस्ट ऑफ मेजर एंड मैनेज वाली। ठीक है ना, तो ये जो है पहला सेक्टर इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज। ठीक है ना, ये है नॉट इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज। ठीक है, ये तीसरा है एडवांसेस। राइट, आज वाला जो चैप्टर है ना, उस वाले में ये काम नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इन नॉन इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी और एडवांसेस काम आएंगे। उसमें भी मैंने आपको कुछ हेड बतलाए थे, जैसे कि 8443 सिविल डिपॉजिट, बताया था कि नहीं, हाँ या ना? हाँ सर। है कि नहीं, बताया था ना? एक मेजर हेड है 8550, एक बार जरा 100% कंफर्म हो जाता है। ठीक है, ये मेजर हेड है 8550 और इसका नाम है सिविल एडवांसेस। ठीक है, अब आप कहेंगे इसको हम कैसे याद करें, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। वजह देख लीजिए आप, हम इसका जो मिटा चुके हैं उसको लिख देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी का जो हेड था वो 8336 था, ये भी था सिविल डिपॉजिट। ठीक है, आप लोगों को क्या वर्ड याद रखना है, केवल ये सिविल वर्ड याद रखना है, बाकी ये तो डिपॉजिट है ही, तो ये डिपॉजिट हो गया। लेकिन ये इंटरेस्ट बेरिंग डिपॉजिट है, ये भी कहाँ सिविल याद रखना है, ये भी डिपॉजिट है, ये नॉन इंटरेस्ट बेरिंग डिपॉजिट है। और ये सिविल यहाँ याद रखना है, ये तो एडवांसेस ऑलरेडी है ही, ये सिविल एडवांसेस हो गया। ठीक है, तो मेजर हेड में भी आपको एक रिपीटेशन, एक पैटर्न मिलेगा, वो पैटर्न भी आप देख लीजिए। ये सब पैटर्न बनाए गए इसीलिए ताकि आसानी से याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली यूज करना होता है ना। आप देखिए बीच में हर जगह डिजिट कॉमन है, यहाँ 3-3 है, यहाँ 4-4 है, यहाँ 5-5 है, दिखाई पड़ रहा है, हाँ या ना? दिखाई पड़ रहा है ना? ये आसानी हो जाएगी इसको याद करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आईबीएस नहीं पढ़ेंगे, कल हम लोग इसको देख चुके हैं, है ना। आज हम लोगों को जो पाला पड़ेगा, वास्ता पड़ेगा, वो इससे पड़ेगा और इससे पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डिपॉजिट में, नॉन गवर्नमेंट वर्क्स में। ठीक है, चलिए, नॉन गवर्नमेंट वर्क्स जो होते हैं वो भी 3 तरह के हैं। ठीक है, इसको भी मैंने कल एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा, आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। राइट, नॉन गवर्नमेंट वर्क्स में पहला जो है वो डीडब्ल्यू है,
डिपॉजिट वर्क्स, ठीक है। फिर LLW है, लोकल लोन वर्क्स, ठीक है। और TW है, तकावी वर्क्स, ठीक है। इससे पहले कि हम लोग इसमें घुसे, आप लोगों को चैप्टर 2 देखना चाहिए, और चैप्टर 2 में तीनों दिखेगा, डिपॉजिट वर्क्स, लोकल लोन वर्क्स और तकावी वर्क्स, ठीक है। कहाँ दिखेगा? चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। तो हम लोग एक बार चैप्टर नंबर 2 खोलेंगे, आप लोग सब लोग खोल लीजिए प्लीज, खोलिए एक बार। और चैप्टर नंबर 2 में हम लोग इसको देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 मुझे दिखाने की जरूरत क्या है? देखिए, दरअसल आप लोग शुरू से पढ़ना चाहते हैं, शुरू से, तो शुरू से पढ़ने का मतलब है कि चैप्टर 1 से पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 2 में आएंगे। पूरा जो चैप्टर है ना, चैप्टर 2 को छोड़ दिया जाए तो पूरा चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो उसको चैप्टर 2 में डाल दिया गया है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप चैप्टर 2 नहीं भी पढ़ते हैं और बाकी चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ते हैं तो भी आपका चैप्टर 2 कवर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आप लोगों को नए सिरे से जानकारी चाहिए, तो मैं आप लोगों को रेफरेंस देकर के पढ़ाता हूँ, राइट। तो चैप्टर 2 में पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर पढ़िए, पॉइंट नंबर 17 पढ़िए फटाफट जल्दी। पढ़िए। Deposit works. This term is applied to work of construction or repair, the cost of which is made not out of government fund but out of funds from the non-government sources, which may either be deposited in cash or otherwise placed at the disposal of the divisional officer. Work executed for municipalities and other public bodies fall under this category when the cost is chargeable to cash deposit made for the purpose. ठीक, ठीक है, अब रुक जाइए। जब आपने देखा इसके कौन से फीचर हैं, पहला फीचर ये है कि नॉन गवर्नमेंट फंड से होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, नॉन गवर्नमेंट फंड होगा तो प्राइवेट फंड होगा, है ना। और प्राइवेट फंड का मतलब प्राइवेट पार्टी से नहीं है। आपको ये बता दूं, गवर्नमेंट 2 ही है, तीसरा गवर्नमेंट है ही नहीं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब कि जो आपकी म्यूनिसिपैलिटी है ये कोई गवर्नमेंट नहीं है, बेशक वो टैक्सेस वसूल करती है बिकॉज ऑफ सम लॉज, ठीक है। तो अगर वो गवर्नमेंट में, तो वो क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, है ना। तो नॉन गवर्नमेंट फंड यानी प्राइवेट फंड की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा, पहली बात ये। और दूसरी बात क्या कहा जा रहा है, ठीक है, कि सारा पैसा एडवांस में मिल जाना चाहिए। हालांकि सारा पैसा नहीं, लेकिन पैसा हमको एडवांस में चाहिए, ठीक। डिपॉजिट वर्क, पॉइंट नंबर 17, नॉन गवर्नमेंट वर्क फंड नॉट आउट ऑफ गवर्नमेंट फंड and from non-government sources which may either be deposited in cash or otherwise। तो डिपॉजिट करना है कैश में भी, either in cash, ठीक है, और चेक और डिमांड ड्राफ्ट, कुछ भी किसी भी फॉर्म में हमको डिपॉजिट करना है। मतलब कि हमको डिपॉजिट लेना है, हमको करना नहीं है। हम तो CPWD है ना, हम तो पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा और कुछ इसमें लिखा हुआ है, डिस्पोजल ऑफ द डिविजनल ऑफिसर। हाँ, ये जो डिपॉजिट रहेगा किसके पास में रहेगा? DO के पास में रहेगा, डिविजनल ऑफिसर के पास, है ना। बाकी अंदर घुसेंगे बहुत सारी बातें मिलेंगी, वो आप लोग ऑलरेडी डिपॉजिट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डिपॉजिट्स वाले में, है ना। लेकिन यहाँ आपको पता करना है कि डिपॉजिट जो होता है उसको, पहले तो मैंने बताया था कि गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट से भी जब आपको पैसे मिलते हैं और आप उसको, अच्छा कल जो मैंने बताया था, इसको अगर आपको पैसे मिले हैं तो आप इसको कौन से 8443 के कौन से पार्ट में डालेंगे? कौन मुझे बताएगा? पार्ट 2 में कॉन्ट्रैक्टर का पैसा होता है जी, पार्ट 3 में जाएगा। सबऑर्डिनेट मैडम, ओके नहीं मैडम, पार्ट 3 में जाएगा। हाँ, अदर डिवीजन ओके सर। हाँ, पार्ट 1 जो है वो पैसा होता है आपका सबऑर्डिनेट का, पार्ट 2 कॉन्ट्रैक्टर का, पार्ट 3 दूसरे डिवीजन का, है ना। इसको पार्ट 3 में डाल देंगे। या जितने भी नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट फंड से जो मिलते हैं पैसे, वो सारे के सारे इसी में आते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ है या ना बताइए, है ना। इसको हम लोगों ने कल देख रखा था, हम डिटेल जाएंगे तो अंदर में पढ़ेंगे, राइट। अब हम लोग जानेंगे कि लोकल लोन वर्क क्या होता है। अच्छा, इससे पहले एक और मैं बात बता दूं कि अगर गवर्नमेंट ने इसको पैसे दिए हैं तो भी ये गवर्नमेंट फंड के तौर पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि गवर्नमेंट इसको
सीधे सीधे पैसा न दे, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अपनी एक बिल्डिंग बनानी और स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया कि भाई आपकी बिल्डिंग हम बना के देंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आपकी बिल्डिंग हम बना के देंगे। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्डिंग बना के देने की प्रॉमिस करेगा तो दो तरीके हो सकते हैं, पैसे भी ले लो और तुम फिर वो पैसा वापस सीपीडब्ल्यूडी को दो ताकि सीपीडब्ल्यूडी बनावे। दूसरा तरीका क्या है, तुम पैसा मत लो, हम सीधे सीपीडब्ल्यूडी को पैसा देते हैं और वो तुमको बिल्डिंग बना करके हैंड ओवर कर देगा। मामला समझ में आ रहा है आप लोगों को? दो तरीके समझ में आ गए होंगे, है ना। इसके मामले में अगर उसको सीधे पैसा मिलता है तो वो पैसा कैश किस तरीके से मिलता है, उसको कहा जाता है ग्रांट इन एड। क्या कहा जाता है? हेलो, इसको जो पैसा मिलता है उसको क्या कहा जाता है? ग्रांट इन एड। सर अगर ग्रांट इन एड कहा जाता है। हाँ बोलिए बोलिए। ये ग्रांट मतलब कंट्रीब्यूशन की तरफ से मिलेंगे ना, जिसको रिइंबर्समेंट नहीं करता। हाँ, ये एड का मतलब ही मदद होता है। इस एड को आप सर्च कीजिए गूगल में, इसका मतलब ही मदद है। हाँ सर, ये पता है ना। इस एड में तो इसका मतलब ही है कि इसको मदद के तौर पे दिया गया है, ये लोन नहीं है, इसी वजह से इसको डिपॉजिट में रखा गया है। सिंपली जब यही पैसा लोन के रूप में मिलेगा तो यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हैं? सर एक बार और बताइए, अगर ये लोन के तरफ से तो लोकल लोन वर्क्स में आ जाएगा ना? लोकल लोन वर्क में आ जाएगा, लोन नहीं है तो डिपॉजिट में आएगा, समझ रहे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। अब अगर आप कहेंगे कि डिपॉजिट में था जब ग्रांट इन एड में था, लोन के रूप में मिला तो यहाँ रखा गया, ठीक है। अगर यहाँ रखा गया तो फिर इसको अलग करने की जरूरत क्या है? वजह मैं बताता हूँ आपको, देख लीजिएगा ध्यान से कि जो डिपॉजिट वाला होता है ना, उसका आपको जो फॉर्म दिया गया है वो कौन सा फॉर्म दिया गया है? सीपीडब्ल्यूए। कल मैंने बताया था, याद है? डिपॉजिट के लिए कुल पांच फॉर्म बताए थे इंटरेस्ट बियरिंग के लिए। हाँ मैडम, क्या पूछ रहे हो सर? हाँ वही जो आपने कहा, लेकिन वो रजिस्टर है, 67 रजिस्टर है वो मैडम। 67 डिपॉजिट भी वही हो जाएगा ना? नहीं मैडम, देखिए मैंने कुल मिला के 5 फॉर्म बताए थे, ठीक है। 85, 86, ठीक है, 60, 65, ठीक है, 67 और 79। इसमें से कौन सा वाला फॉर्म इसके लिए यूज होगा? सर 85 आई थिंक। नहीं, 65। क्लियर हुआ है ना? 65 नहीं होगा सर? इसके लिए 65। यस मैडम 65 एंड 79 यूज किया जाएगा, है ना। ओके सर, ओके सर। पर्टिकुलरली वर्क के रिगार्डिंग 65 हो चुका। वर्क के रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर, वर्क एक्सपेंडिचर, डिपॉजिट वर्क का जो एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए 65 यूज किया जाएगा। जिन्होंने सही जवाब दिया उनके लिए सब लोग ताली बजाइए, ठीक है। ठीक है, अभी ये देखिए, अब हम लोग लोकल अब हम लोग लोकल लोन वर्क में आते हैं, ठीक। लोकल लोन वर्क को जैसे आप ग्रांट वाला पैसा ट्रीट करते हैं ना, उसके लिए फॉर्म 64 यूज किया जाता है, यहाँ भी फॉर्म 64 यूज किया जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसका फॉर्म ही अलग हो जाता है, ठीक है। खैर, लोकल लोन वर्क क्या होता है, ये पॉइंट नंबर 34 है। कोई भी एक आदमी पॉइंट नंबर 34 पढ़िए, चैप्टर 2 का पॉइंट नंबर 34, ठीक है। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? चैप्टर 2 से रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर 2 का पॉइंट नंबर 34 पढ़िए। Local loan works. This expression indicates work executed by the Public Works Department on behalf of the municipality, port trust, or other corporation, when the cost of the work is to form part of a loan given to it by government for the purpose. समझ में आ गया होगा? इसका मतलब यही है कि जो पैसा ग्रांट इन एड में मिलता है वो डिपॉजिट में जाता है, जो पैसा लोन में जाता है, लोन से मिलता है, वो कहाँ जाता है? LLW में। क्लियर हुआ है या ना? बताइए। Yes, sir. ऐसा नहीं कि अभी हम अंदर नहीं गए हैं, मतलब अंदर जाएंगे नहीं, अंदर जाएंगे तो एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बताइए। आ रहा है ना? ठीक है, चलिए। पॉइंट नंबर 64, तकावी वक्त क्या होता है, ठीक है। इससे पहले कि आप लोग तकावी वक्त में घुस जाए, मैं बता देता हूँ आपको। आपने इरिगेशन का नाम सुना है, हाँ या ना? सर ये तो उसको देखा है ना, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। फार्मर्स को हाँ नहीं, दोनों में अंतर है मैडम। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ।
मुझे बहुत दिन तक कंफ्यूजन रहा था तकाई वक्त का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, Okay, ध्यान sir, से okay. सुनिएगा, ठीक है। हाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, कुछ पॉइंट है जो इसके लिए खास इंपॉर्टेंट रखते हैं। झारखंड में इरिगेशन को लेकर के 4 तरह के डिवीजन है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ और उसके बाद हमको इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए इरिगेशन और रांची का है, तो इरिगेशन डिवीजन रांची, ठीक है, पहला नंबर है। दूसरा नंबर कौन सा है बताओ? दूसरा नंबर है एमआई, माइनर इरिगेशन डिवीजन, एमआई डिवीजन, ठीक है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है रिवर वैली प्रोजेक्ट, आरवीपी, ठीक है। और चौथा है वाटरवेज, वाटरवेज डिवीजन, ठीक है। ये 4 तरह के डिवीजन है। जब ऑलरेडी आपके पास में रेगुलर कोर्स में इरिगेशन का डिवीजन अवेलेबल है, तो और सारे के सारे WRD में आते हैं, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में। किसमें आते हैं? वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। जब सारे का सारा आपके पास में वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंडर में है ही, आप यहां से काम करवाइए सकते हैं। और सारे का सारा जब आप काम करवाएंगे और सबके लिए मेजर हेड भी एलोकेटेड है, तो फिर तकावी वक्फ के लिए अलग से तकावी वक्फ नाम रखने की जरूरत क्या पड़ी? दरअसल इसको सबसे आसान तरीके से समझा जा सकता है इसके हेड से। तकावी वक्फ में जो हेड ऑपरेट किया जाता है, रुकिए, डिपॉजिट वर्क और लोकल लोन वर्क में जो हेड ऑपरेट किया जाता है, दोनों ही जगह पे 8443 ऑपरेट किया जाता है। कौन सा वाला? 8443। यहाँ भी 8443 दिखाई दे रहा है, हाँ या ना बताइए? यस सर, सिविल डिपॉजिट। हाँ, लेकिन तकाई वक्फ में ये वाला ऑपरेट किया जाता है मैडम, सिविल एडवांस। सर ये पता है, एपीसी8 में पता था, लेकिन क्यों ऑपरेट होता है ये पता नहीं था। हाँ, वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। एक्चुअल में ये एक तरह का, जैसे आप समझिए कि इरिगेशन किस किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इरिगेशन तरीका जो है वो मैं यहाँ पे मिटा दूं। इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, इरिगेशन के लिए आप क्या क्या गवर्नमेंट करती है भाई? तो गवर्नमेंट कुआं खुदवाती है, ठीक है, वेल। उसके बाद में हैंडपंप खुदवाती है, ठीक है, हैंडपंप खुदवाती है, ठीक है, इस तरीके से। और क्या क्या है? बड़े बड़े डैम बनवाती है ना, और उनसे नहरें भी निकालती है। पर इन नहरों की चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत चौड़ाई ज्यादा होती है इनकी नहर चौड़ाई, ठीक है। ये सारे का सारा काम इरिगेशन करता है, इरिगेशन या वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, WRD। इसके लिए गवर्नमेंट इसको पैसे देती है, ठीक है। पर इनसे छोटे छोटे वाटर कोर्स बनाए जाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया गया है तकावी वक्त के लिए, वो है वाटर कोर्स। ये वाटर कोर्स जब आप हिंदी में यूज करेंगे तो होगा जलवाह, ठीक है। जलवाह का मतलब नहर नहीं होता है, नालिका की तरह होती है, नहरों से निकाली जाती है नालियां, समझ रहे हैं। हालांकि उस नालियों में गंदा पानी नहीं होता है, साफ पानी होता है, लेकिन जलवाह का मतलब होता है नालियां या नालिकाएं, ठीक है। और ये जो नालिकाएं होती है ना, ये खेत बड़े बड़े फार्म में पहुंचाई जाती हैं, फार्म में यानी खेतों में, ठीक है। अमूमन छोटे मोटे किसान को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े फार्म, जैसे कि मान लीजिए अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी ने बहुत बड़े बड़े आम के बगीचे लगवा दिए, तो वो उसको सिंचाई के पर्पज के लिए चाहिए, राइट। अच्छा, ये तो चलिए सिंचाई के पर्पज के लिए मैंने गलत एग्जाम्पल दे दिया। किसानों को ये जो पैसे, ये जो जलवाह बनाए जाते हैं ना, उनसे उनके पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक वाटर कोर्स बनाया गया और किसान के किसी खेत में पहुंचाया गया। किसान बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। आपको ये भी पता है ना कि राहुल गांधी जी भी किसान है, नरेंद्र मोदी जी भी किसान है। किसान छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है एक छोटा सा पतली सी ऐसे नालिका बनाई गई और यहाँ पे खेत में पहुंचाई गई, है ना। इसका इसका जो ये बनाया गया ना, ये एक तरह का एडवांस है, ठीक है। ये एक तरह का लोन समझ लीजिए, एडवांस समझ लीजिए, जिसको रिकवर किया जाता है। हर एक एडवांस को रिकवर किया जाता है, ठीक है, रिकवरेबल होता है, राइट। तो 8550 सिविल एडवांस जो होता है अमूमन किसानों को दिया जाता है। और इसी तरह के जो तकावी होते हैं ना, इसी कामों को जब आप एडवांस के तौर पे खेतों को पानी पहुंचाते हैं और फिर उनसे जो उपज होती है और फिर उसको रिकवरी की जाती है, उसी को तकाई वक्त कहते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए पॉइंट नंबर 61 पढ़िए, पढ़िए।
Takavi works. This term denotes works of construction or maintenance relating to water courses or any other works expenditure on treated by government as a Takavi advance. That is बिल्कुल an सही। advance to cultivators recoverable from the party or parties concerned. टिम्बरकांड में आ गया होगा। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट इसको स्पेसिफिकली तकावी डिक्लेयर करती है। और याद रखिएगा, जिसको गवर्नमेंट तकावी डिक्लेयर नहीं करती है वो रेगुलर इरिगेशन डिपार्टमेंट से या वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से वो काम एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तकावी को गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। और वाटर कोर्स, जो मैंने वर्ड यहाँ यूज किया था वाटर कोर्स, ये यहाँ पे भी यूज किया गया है। एक्चुअली मैंने यहीं से देखा और कहाँ से देखा, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल काम करने के दौरान इसका एक्सपीरियंस भी हुआ है। तो ये वाटर कोर्स जो होता है उसके पैसे पार्टी या पार्टी से लिए जाते हैं, एक एडवांस के तौर पर ट्रीट किया जाता है, जिसके लिए हेड दिया गया है 8550। तो पूरा मामला क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ, इन्हें बताइए। यस सर। ये वाटरवेज बनाने हो गया ना? के लिए पहले एडवांस सर दिए जाते हैं कल्टीवेटर्स को और फिर उनसे रिकवरी की जाती है ना सर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम्म। ठीक है, अब मैं मिटा दूं उसको। यस सर। सर ये वाटरवेज बनाता कौन है? वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव कौन बनाता इंजीनियर। वाटर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर हाल में बनाएगा तो डिवीजन ही, और उसी तरीके से बनाएगा जिस तरीके से बाकी चीजें बनाई जाती हैं। ओके ओके। उसी तरीके से टेंडर प्रोसीडिंग होगा, उसी तरीके से एस्टीमेट बनेगा, उसी तरीके से टेक्निकल सैंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लिया जाएगा, टेंडर निकाला जाएगा जिसको कि नोटिस इनवाइटिंग टेंडर बोलते हैं। उसी तरीके से हाँ। कॉन्ट्रैक्टर टेंडर भरेंगे और फिर उसी तरीके से सर, उनको एक वर्क ऑर्डर प्रश्न दिया है। जाएगा। इसमें वही सर वही एडवांस डिवीजन क्या लेते हम कल्टीवेटर्स को देते हैं? वही प्रश्न नहीं नहीं, एडवांस हम कल्टीवेटर को नहीं देते हैं, उसको रुपया नहीं मिलता है। हम तो उसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ही पैसे देते हैं। जैसे बिल्कुल, मैंने आपको बताया ठीक ना है। कि काम करने के दो तरीके होते हैं। काम करने का एक तरीका ये है कि आप नगद दे दीजिए और दूसरा आप सामान बना करके दे दीजिए। लेकिन जब आप लोकल लोन में साथ डिपॉजिट का काम देख लीजिए और लोकल लोन का काम देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको रुपए से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि 10 लाख रुपए है। ठीक है, 10 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, हम लोग CPWD है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पोर्ट ट्रस्ट को, कोई पोर्ट ट्रस्ट है, ठीक है, उसको देने हैं। अगर 10 लाख रुपए उसको सीधे सीधे दे दिए मैंने नगद, ठीक है, तो ये डिपॉजिट का काम कहलाया जब मिला कैश। समझ रहे हैं? जिसको और रिवर्स फिर नहीं करना होता वापस है ना से सर। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। ठीक है, ये दे दिया तो ये ग्रांट है ना, एड है, ये हाँ, वही 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 ऐड है ना, एक मदद है। ठीक है, इसके लिए जो आपके पास में हेड है वो 1605 है। देखा आप लोगों ने? 1605, 1606 नहीं देखा? मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया कि जब नगद मिल जाए तो हो गया कैश। ठीक है, अच्छा, आपको इसमें कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है, ना ही ये रिकवरेबल होता है। जब लोन के तौर पे मिले तो फिर लोकल लोन हो गया, ये कैश भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पे इंटरेस्ट अक्रू होता है ऑलवेज, क्योंकि लोन है। हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, लेकिन लोन होता है ना जी। ठीक है, तकावी में केवल इंटरेस्ट अक्रू नहीं होता है। आप इतना ही फर्क समझ लीजिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? डिपॉजिट, लोकल लोन और तकावी वक्त में नो इंटरेस्ट। समझ रहे? बाकी यस पैसा सर। तो रिकवरेबल है ना? क्लियर हुआ? हाँ, तो सर लोकल लोन में तकावी में सिर्फ डिफरेंस इंटरेस्ट का ही हुआ ना, कि तकावी में इंटरेस्ट नहीं लगता है, लोकल लोन में मतलब रिकवरेबल तो होता है लेकिन उसका लगता है ना सर, इंटरेस्ट। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। लेकिन जो एक चीज रह गया है वो क्या रह गया, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, फॉर्म रह गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने को तो वही पूछा जाएगा, है ना। तो हम लोग फॉर्म के हिसाब से भी एक बार देख लेते हैं। देख लीजिए, देखिए DL नहीं, DW, LLW और TW। यहाँ पे जो फॉर्म है CPWA 65 है ना, CPWA 64, ठीक है, और CPWA 66। समझ में आई बात?
यस सर। है ना? 65 डिपॉजिट वर्क, लोकल लोन वर्क में अमूमन 64 और तकावी में 66। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब हम लोग यहाँ पे इंट्रो पोर्शन कंप्लीट करते हैं, चैप्टर में घुसते हैं, पारा देखते हैं क्या हमसे कुछ रह गया है। ये इतना सब कुछ मेरे मेमोरी के बेस पे था। अब हम लोग चैप्टर में एंट्री करेंगे। चैप्टर नंबर 16 ओपन कीजिए। ओपन कर लिया आप लोगों ने? यस सर। है ना? 16.1.1 में कुछ नहीं लिखा है, जो मैंने डिस्क्राइब किया वही लिखा है। 3 तरह के काम होते हैं, DW, LLW और TW। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ है। 16.2, 16.1.2, 16.1.2 में रेफरेंस दिया गया है गार 1990 का। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल ये लिखा हुआ है कि आपका जो काम है 2 तरीके का होता है, एक होता है ग्रांट का, एक होता है डिपॉजिट का। ठीक है, और ग्रांट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो कुछ हेड दिए गए हैं, आपको वो हेड याद करने जरूरी नहीं है, याद करना चाहे तो कर सकते हैं, ग्रांट एंड डिपॉजिट। ठीक है, तो ग्रांट के लिए जो आपके पास में हेड दिए गए हैं, कौन से हेड यहाँ पे दिए गए हैं? दिया गया स्कूल बनेगा तो 2202 होगा, 2202 एजुकेशन है, समझे? आप देखेंगे मेजर हेड, ये सब मेजर हेड इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं कहीं रेफरेंस मिलता है तो याद करके रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ठीक है ना? 2215 जो है DWS है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, ये इसका डिवीजन भी आता है। ठीक है, अगला जो है रोड 3054, ये रोड है। उसके अलावा है 3604 कंपनसेशन। ठीक है, इसके अलावा PWD में जो सबसे इंपॉर्टेंट लिखे हुए, ये सारे हेड जो बुक में लिखे हुए हैं, वैसे हेड जो आपके बुक में नहीं लिखे हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक है 2515, ये है रूरल वर्क्स। और मजेदार बात ये है कि रूरल वर्क्स के लिए हमारे पास में डिवीजन भी है, RWD, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, और RWD के यहाँ पे बहुत सारे डिवीजन है, ग्रामीण कार्य विभाग इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, इसका हेड है 2515, है ना? उसके अलावा 2059 PWD, इसमें नन हाउसिंग या नन रेसिडेंशियल कह सकते हैं। ठीक है, नन हाउसिंग का ना गलत होगा, नन रेसिडेंशियल, ऑफिस बिल्डिंग सारा। ठीक है, 2059 में। और 2216 PWD रेसिडेंशियल। क्लियर हुआ है ना? बताइए, बोलिए बोलिए। यस सर। नॉन रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल का क्या मतलब हुआ? नॉन रेसिडेंशियल का मतलब आपका ऑफिस बन जाए तो, अगर आपकी ऑफिस बिल्डिंग बनानी हो, पानी की टंकी तो ना, ऑफिस बिल्डिंग बनानी हो, स्टेडियम बनाना हो, ठीक है, ऑडिटोरियम बनाना हो, गवर्नमेंट का कुछ भी, कोई भी बिल्डिंग जो रेसिडेंशियल पर्पस यूज ना की जाती हो। ठीक है, इसके अलावा 2700 इरिगेशन, उसमें भी मेजर इरिगेशन। ठीक है, मेजर इरिगेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट हेड है, इरिगेशन के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, 2701 मीडियम इरिगेशन। ठीक है, 2702 माइनर इरिगेशन। क्लियर हुआ है ना? बताइए। अच्छा, अपने ऑफिस का यानी एजी, अपने ऑफिस का यानी एजी ऑफिस का हेड कौन बताएगा? जो बताएगा उसके लिए ताली बजेगी। 2016 2016 इनके ताली बजेगी। चलिए, तो बेशक आप लोगों को पता था, लेकिन पहले इन्होंने जवाब दिया। अच्छा, अकाउंट की ऑडिट है सर, ये तो मैं ऑडिट का बोल रहा हूँ। ऑडिट है ना सर? आप ऑडिट बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, ऑडिट है, बिल्कुल सही। इसका मतलब कि हमारा जो AND का होता है ना, उसकी भी जब सैलरी बनती है तो उसके लिए भी जो पाओ है वो पाओ ऑडिट ही कहलाता है। हमारे पास में पाओ अकाउंट नहीं है, पाओ ऑडिट ही है।
क्लियर हुआ? यस सर। है ना? ये सारे वो हेड है जो पीडब्ल्यूडी ऑपरेट करता है। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी हेड ऑपरेट नहीं करते हैं या बाकी हेड हम लोग को पकड़ने नहीं है। उदाहरण के तौर पे 2055 पुलिस का हेड है, पर अपन चूंकि पीडब्ल्यूडी पढ़ रहे हैं, अपन फिलहाल पुलिस नहीं पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड जब पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको डिटेल बता दूंगा। मैं सारे हेड मिटा दूं? तो ये क्या होता है, जो मैंने हेड लिखे हैं, जब आपको ग्रांट में पैसा मिलता है ना, तो आपको सीधे सीधे इन्हीं हेड में बुक करना होता है। ठीक है? उदाहरण के तौर पर इरिगेशन है, इरिगेशन को जब भी अपने ही ऑफिस से पैसा मिलेगा, वो टेंडर इनवाइट करेगा, तो अगर मेजर इरिगेशन है तो वो हमेशा 2700 में ही बुक करेगा। अगर कैपिटल वर्क है तो 4700 में बुक करेगा। समझ रहे हैं? कैपिटल आउटले का कोई भी काम होगा तो, यानी कि आपको ग्रांट से जो भी पैसा मिल रहा है, आपको अपने कंसर्न हेड में बुक करना है। लेकिन डिपॉजिट का जो पैसा मिलता है वो आपको कुछ हेड में मिलता है। बोलिए, बोलिए, कहाँ मिलता है डिपॉजिट का पैसा? डिपॉजिट, सिविल डिपॉजिट। हाँ, 8443 पार्ट 3 में मिलता है। ठीक है? तो हमने अपने गुरुजी से फोन किया कि सर आपने बताया था कि डिपॉजिट में जो भी पैसा आता है उसको क्लियर करना हो तो डिपॉजिट का डेबिट अगर आया तो माइनस डेबिट करते हैं, और क्रेडिट अगर आया तो माइनस क्रेडिट करते हैं। सस्पेंस में भी यही हाल है। लेकिन जब वो एक्सपेंडिचर की बात हो जाती है तो आपको डेबिट का क्रेडिट या क्रेडिट का डेबिट क्यों करना पड़ता है? उदाहरण के तौर पे आपने जब फॉर्म 79 देखा था, ठीक है, फॉर्म 79 याद है, कल हमने आपको दिखाया था, कौन रह गया था सबसे लास्ट में फॉर्म 79 देखने के लिए? नहीं, फॉर्म 79 मैंने दिखलाया था, है ना? फॉर्म 79 में आपके पांचों पार्ट दिए गए थे, तो हम पांचों पार्ट का नाम नहीं लिखते हैं, केवल ऐसे ही लिख देते हैं इंट्रो करके। ठीक है? और पांचों पार्ट में ये लिखा हुआ था कि आपको यहाँ पे क्रेडिट मिलता है, फिर यहाँ नहीं, पिछला ओपनिंग बैलेंस ओबी, ठीक है, ओबी, फिर यहाँ क्रेडिट, फिर यहाँ टोटल, फिर यहाँ डेबिट और फिर यहाँ टोटल। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि ओपनिंग बैलेंस है पार्ट 3 में 100 रुपए, है ना? क्रेडिट का मतलब आया, क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? आया, पैसा आया, 900 रुपया आ गया। ठीक है? तो टोटल कितना हो जाएगा? 1000। बच गया 300, बचा कि नहीं बचा? यस सर। बचा ना? जानते हैं, मैंने सर से पूछा कि सर आपने पैसा लिया 900 इसमें और खर्चा कर दिया 700 इसमें, तो क्रेडिट इसका जब मंथली अकाउंट बनता है ना, और उसके बाद जब एनुअल अकाउंट बनता है, अच्छा आप बता सकते हैं एनुअल अकाउंट को कौन सा अकाउंट कहते हैं? कैन एनीबॉडी से एनुअल अकाउंट हमारा कौन सा है? 86 आई थिंक सर, हाँ, फॉर्म 86। ना ना ना, एनुअल अकाउंट को कहते क्या है? फाइनेंस अकाउंट आई थिंक, पता नहीं। नहीं ना? फाइनेंस एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फाइनेंस एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल सही है ना? फाइनेंस एंड अप्रोप्रिएशन नेट टोटल नहीं होगा, इसका बैलेंस अकाउंट में देने के लिए होता है। क्लियर है? सर एक बार फिर से बताएंगे? देखिए यहाँ देखिए, पहले ओपनिंग बैलेंस था 100 रुपया, और फॉर्म 79 हमेशा किसी न किसी मंथ का होता है। ठीक है? ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ ऐसा लिखा रहता है, ट्रांजेक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। सर आपकी वॉइस बैलेंस ब्रेक ना हो कर रही करके, है। एक मिनट रुकिएगा मैडम। हाँ, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज है, मैंने वो
लगाया हुआ स्टेबलाइजर, उसके बाद भी प्रोसेस कर रहा है। खैर बता रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस है 100 रुपए, ठीक है, क्रेडिट है 900 रुपए। 900 रुपए क्रेडिट का मतलब इतने पैसे मिले आपको। तो कोई भी डिवीजन अगर आपको पैसे देगा, मान लीजिए कोई भी डिवीजन आपको 1 लाख रुपए देगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 8443 पार्ट 3 में क्रेडिट करना है कि डेबिट करना है, बताइए। क्रेडिट करना है, बिल्कुल। तो ये 900 रुपए आपको दूसरे डिवीजन से मिले या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिले, तो आपने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस 100 रुपया और 900 रुपया, कुल मिला कितना हो गया आपके पास में पैसा, 1000, है ना। और इसी महीने आपने खर्च किए 700 रुपया। 700 रुपया खर्च करने के बाद आपका बैलेंस कितना बचा, 300, और ये 300 जो होगा अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मामला समझ में आया। यस सर। और ये कौन सा है, ये फॉर्म 79 है। ये कौन सा है, ये फॉर्म नंबर 79 है, ठीक है ना। सर इसका क्या नाम है, फॉर्म 79 का नाम क्या है सर? शेड्यूल ऑफ फॉर्म डिपॉजिट। 79 का है शेड्यूल ऑफ डिपॉजिट है मैम। किसने बोला, ओके सर। किसने बोला अभी, रंजन जिसने सर। बोला उनके लिए ताली बजाइए। हाँ, जिसने बोला उनके लिए ताली बजाइए सब लोग। चलिए ठीक है, तो ये फॉर्म 79 शेड्यूल ऑफ डिपॉजिट है। कल हमने बताया था मैम, ठीक है, आप एक बार उसका वीडियो देख लीजिएगा। अभी सॉरी, मैंने तो वीडियो अपलोड ही नहीं किया है, खैर देख लीजिए। खैर, तो मुझे क्या बताना था, ग्रांट का सारा हेड और डिपॉजिट का हेड ये, ठीक है। अब इसको क्यों 8443 में डाला क्यों जाता है, इसको भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। देखिए, जो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है उससे मैं समझाता हूं आपको, उससे देखिए दिखाई पड़ेगा, ठीक है। एक बिल्डिंग बननी है, ठीक है, बिल्डिंग है नॉन रेसिडेंशियल, कौन से हेड में खर्चा बुक होगा, टू 2059 बुक होगा, ठीक है। 2059 में, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। अच्छा, 2059 में डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, 2059 में डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, बोलिए। डेबिट होगा, डेबिट। खर्च हमेशा क्या होता है, डेबिट होगा, समझ गए। ये किस अकाउंट की तरह काम करता है, नॉमिनल अकाउंट की तरह, ठीक है ना। चलिए, अब ये कौन काम करवा रहा है, बिल्डिंग डिवीजन करवा रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिवीजन रांची करवा रहा है, मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें से प्रोविजन है कि आपको 20 लाख रुपए देने होंगे इलेक्ट्रिक डिवीजन को, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, 20 लाख रुपए प्रोविजन है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बिल्डिंग नहीं करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रिक डिवीजन रांची, उसके अलग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। ये सबसे पॉपुलर एग्जांपल है जो प्रैक्टिस में होता है, प्रैक्टिस में होता है, ठीक है। अब इसमें से 20 लाख रुपए इसने क्या किए, डेबिट किए, 20 लाख डेबिट किए, और डेबिट करके किसको दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिवीजन रांची को। अब इसने अगर 20 लाख डेबिट किए 2059 में, ठीक है, तो ये क्रेडिट किसमें करेगा, 8443 पार्ट 3 में करेगा, किसमें करेगा, समझ में आई बात, हाँ कि ना। सर एक बार दोबारा बताइए प्लीज। देखिए, इसके पास में 2059 हेड है और इसी हेड में खर्चा ये फाइनल बुक होना है। खर्च एक्चुअल में 2059 में ही बुक होना है। 8443 तो केवल सस्पेंस है, हालांकि नाम उसका डिपॉजिट है लेकिन नेचर उसका सस्पेंस है, समझ गए। तो खर्च बुक होना है आपको 2059 में। कुल काम की कीमत है 400 लाख, ठीक है, 400 लाख यानी 4 करोड़, राइट है ना। हाँ, 400 लाख में 20 लाख का जो काम है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, 20 लाख का काम बिल्डिंग डिवीजन जो 59 में 20 लाख का डेबिट यानी खर्च दिखा देगा। वंस ही हैज ट्रांसफर टू इलेक्ट्रिक डिवीजन, इसका मतलब है कि बिल्डिंग डिवीजन के 20 लाख खर्च हो गए। मामला समझ में आया। हाँ यहाँ ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक डिवीजन में क्रेडिट दिखा देंगे। होल्ड ऑन। हाँ, इसमें मान लीजिए कि 20 लाख रुपए का खर्च दिखलाया है 2059 में, और अगर ये भी यानी इलेक्ट्रिक डिवीजन रांची भी जो 20 लाख रुपए इसको मिले हैं, 20 लाख,
ठीक है। अगर इसका डेबिट दिखा दे 2059 में, तो 2059 में दो खर्च नहीं बुक हो गए, डबल एंट्री नहीं हो गई। यस सर, यस सर। बताइए, इसी डबल एंट्री से बचने के लिए 8443 ऑपरेट किया जाता है, समझे कि 2059 तो इसने खर्चा दिखाई दिया है, समझ गए। काम हुआ है कि नहीं हुआ इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे पैसे निकले मतलब कि डेबिट, समझ गए सर, ना। माइनस और फिर जब ये काम करेगा तो अपना 8443 में पैसा लिया है, 8443 में पैसा खर्च दिखलाएगा। अगर ये भी 2059 में दिखला देगा, ये भी 2059 में दिखला देगा, तो ये काम काम नहीं करने का है। 8443 में क्यों बुक होता है? चलिए हम लोग अब बुक में आ जाते हैं, ठीक है। बुक में हम लोग क्या देखेंगे? एक कि सेकंड हमारे सर, पास ये हेड है। 8443 सर सस्पेंस की तरह काम करता है ना फिर? हाँ तो मैंने बताया तो, लेकिन इसका डिपॉजिट नाम तो फिर सस्पेंस नहीं है। इसमें, हाँ हाँ बोलिए हाँ, बोलिए नाम तो इसका डिपॉजिट है, फिर ये इसका क्लियर हाँ। जैसे सस्पेंस का करते हैं, डेबिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस क्रेडिट क्लियर करते वक्त, तो ये भी सेम उसी तरीके से होगा ना सर? हाँ यही तो मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि वैसे ही होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जब आप किसी को रिफंड करते हैं ना तो माइनस करके रिफंड करते हैं, लेकिन रिसीव करने वाले पैसे को जब किसी को खर्च करना होता है, उदाहरण के तौर पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ए से लिया, ठीक है, कितना? 100 रुपया, देखिए ध्यान से, तो 100 रुपया क्या हो गया? क्रेडिट, ठीक है। और ए को दिया, सर आपकी वॉइस हेलो? जा रही है बार बार। अच्छा ठीक है रुकिए। ए से लिया 100 रुपए किया क्रेडिट, और ए को वापस किया तो हो गया माइनस क्रेडिट, मतलब जिससे लिया था उसी को पैसे हमने वापस कर दिए, ठीक है। अब इसका उल्टा सोचते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, जिससे लिया उसको दिया तब ना जी। हाँ अब देखिए, ए से लिया, के बदले दिया, यानी ये हो गया 100 रुपया डेबिट। अब समझ में आया डिफरेंस क्या है? तो अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझे? ए से लिया और ए को दिया तो मैंने पूछा कि आखिर अभी भी तो क्रेडिट, देखिए चाहे 100 रुपया लिया क्रेडिट में और 100 रुपया लिया डेबिट में, दोनों का टोटल बराबर है, लेकिन बैलेंस तो क्लियर नहीं ना है। अभी भी क्रेडिट में अमाउंट दिख रहा है, डेबिट में अमाउंट दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है, तो लेकिन सर ने बताया इसके था कि एनुअल अकाउंट में इसका जो बैलेंस होता है वो 0 हो जाता है, ये कैसे और होगा? हमारा जो पर्पस है ना वो एनुअल अकाउंट बनाना ही है, समझ गए। तो दोनों अकाउंट सोचिए, जीरो हो आप सोचिए कि एजी ऑफिस का या अपना जो एस्टेब्लिशमेंट में अकाउंट्स विंग है उसका पर्पस क्या है? पर्पस मंथली अकाउंट बनाना नहीं है, पर्पस है एनुअल अकाउंट बनाना, और एनुअल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का टैली करना, यही हमारा पर्पस है, समझ गए। इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना सर, डेबिट और क्रेडिट। हाँ वो तो अकाउंट इसका मतलब सर ये पहला एग्जांपल ए वाला अपना सस्पेंस वाला हो गया, दूसरा एग्जांपल ए बी वाला डिपॉजिट के केस में करता है, ऐसे कह रहे हैं आप? ओके बिल्कुल ठीक है। चलिए यस सर। तो यहाँ सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। आगे बढ़ते हैं। 16.1.2 का जो नोट लिखा हुआ है वो लिखा है कि फाइनल असिस्टेंट अगर मिलता है कैश के फॉर्म में नहीं, सीधे सीधे काम ही हो जाएगा, समझे कि नहीं। और काम हम हो जाएगा तो आपको सीधे सीधे बिल्डिंग ही ट्रांसफर कर देंगे। ऐसी स्थिति में एक और हेड बनाया गया है, डिटेल हेड, उसका नाम है कंट्रीब्यूशन, समझ गए। अगर आपको सीधे सीधे काम ही दे दिया गया है तो वो पैसा डिपॉजिट हेड में 8443 में नहीं आता है, समझिए बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है।
सेंट्रल गवर्नमेंट है ये, और ये एक पोर्ट ट्रस्ट है जिसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1,00,000 रुपए, ठीक है, एड दिए कैश में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 8443 सिविल डिपॉजिट। गवर्नमेंट ने इसको कैश नहीं दिया, ठीक है, बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग बना के ट्रांसफर कर दिया, मतलब कि बिल्डिंग ही दे दी, समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति में 8443 में नहीं जाएगा, तो कैश तो आई नहीं ना, बनी बनाई बिल्डिंग मिल गई, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो आपका जो कंसर्न हेड है, जैसे 2059 का हेड हुआ ना, ठीक है, तो उसमें एक सब हेड है कंट्रीब्यूशन, सब हेड है, उसका नाम क्या है, कंट्रीब्यूशन, समझ गए। वही लिखा हुआ आपका नोट 1 में, नोट 1 का सबसे लास्ट लाइन पढ़िए, पढ़िए जरा। If a final assistance given by the central government to a local body does not take any form or grant of a cash, अगर कैश नहीं मिलता है, but of expenditure in public works department equivalent to whole or a part of a cost of a work constructed by the department, मन डिपार्टमेंट ने बना बनाया बिल्डिंग उसको दे दिया है, समझ गए। On behalf of local body concerned, the contribution thus made should be debited as expenditure under detail head contributions below the relevant major or minor head corresponding to the function or program. तो फंक्शन और प्रोग्राम, फंक्शन 2059। अच्छा, ये फंक्शन और प्रोग्राम आप लोग को पता है क्या होता है, पता है, हाँ या ना। हाँ हाँ, अरे फंक्शन पढ़े ये फंक्शन तो मेजर हेड है ना सर। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सब, हाँ, और सब मेजर हेड है, सब फंक्शन है ना, माइनर हेड है प्रोग्राम, ठीक है ना। सब हेड कोई मुझे बताएगा कि वो क्या है, जो मुझे बताएगा सब हेड क्या है उसके लिए ताली बजेगी। क्या सर सब हेड में, जैसे मेजर हेड को फंक्शन बोलते हैं ना, स्कीम है क्या, बोली बोली, अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए मैडम की ताली बजाइए, वैसे भी लड़कियों की याददाश्त तेज होती है, ताली ठीक है। सर, तो फंक्शन प्रोग्राम, सरप्राइज देना शुरू कर दीजिए। क्या कह रही है, चलिए तो ये मामला समझ में आ गया, देंगे देंगे, वो भी देंगे, ठीक है। हम उसके बारे में भी सोच रहे हैं, हम सब जो न बोलने वालों को प्राइज देंगे ताकि उनको उजागर किया जा सके कि कौन कौन चुप रहते हैं, ठीक है। और सबके सामने में बड़ी महफिल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट 2, गारंटी सर्टिफिकेट द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर टू CPWD इंस्टीट्यूट ऑफ गिविंग ग्रांट, चलिए ये भी मामला समझ में आया। पहला तो मामला ये कि गवर्नमेंट ने सीधे बनी बनाई बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी, ठीक है। और दूसरा मामला क्या है कि गवर्नमेंट ने बनी बनाई बिल्डिंग ट्रांसफर नहीं की, ग्रांट इन एड ही दिया है उसको, समझ रहे। गवर्नमेंट ने बनी बनाई बिल्डिंग नहीं दी है, ग्रांट इन एड ही दिया उसको, ठीक है। और उसने इच्छा प्रकट की है कि हम इससे बिल्डिंग बनवाएंगे, राइट। तो एक तो तरीका ये है कि गवर्नमेंट ही इच्छा प्रकट करे कि हम तुमको एक बिल्डिंग गिफ्ट देना चाहते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि शादी की सालगिरह है और पति को मन कर जाए कि वो अपनी पत्नी को एक चांदी का नेकलेस देगा। अब मैं सोने का भी कह सकता हूँ लेकिन मेरी औकात चांदी की है, ठीक है। तो चांदी का नेकलेस देगा, तो वो जो अपने मन से देगा ना वो हो गया गिफ्ट। और मान लीजिए पत्नी डिमांड करे और उसके बाद जो दे के वो पति जो देगा उसको कहेंगे मजबूरी। दोनों में अंतर है, पहले वाले में पति को खुशी मिलती है, दूसरे वाले में गम। ये वाला मामला है कि पहले वाले में सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से देगा, समझ गए। तो फिर वो CPWD के माध्यम से उसको सीधे की सीधे बिल्डिंग प्रोवाइड करवा देगा और कहाँ बुक कर देगा, कंट्रीब्यूशन नामक डिटेल हेड में, राइट। सेकेंड केस में प्रो ट्रस्ट खुद ही बोलेगा कि हमको एक बिल्डिंग बनानी है, आपका पैसा है पर खर्च हम अपनी मर्जी से करेंगे। ऐसी स्थिति में सारे का सारा प्रोसीजर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन जो भी कुछ होना होगा और फिर वहां पे वो जो पैसा है वो पैसा भी गवर्नमेंट सीधे सीधे CPWD को ही देगी। हालांकि CPWD को जो वो पैसा मिलेगा वो डिपॉजिट के तौर पे मिलेगा, ग्रांट के तौर पे नहीं, जबकि पहले वाले मामले में CPWD को वो पैसा ग्रांट के तौर पे मिला होगा। CPWD के बजट में लिखा हुआ देगा कि CPWD ये बिल्डिंग बनाएगी, उस बिल्डिंग का यूज क्या होगा ये बाद में तय होगा। तो बिल्डिंग इस फॉर्म में बन जाएगा
जब बिल्डिंग बन जाएगा फिर गवर्नमेंट के पास में जाएगा कि ये बिल्डिंग का करना क्या है, तो गवर्नमेंट ने जिसको डिसाइड किया होगा उसको मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड वाले केस में जब पोर्ट ट्रस्ट खुद इच्छा प्रकट करती है कि नहीं हमको बिल्डिंग बनवानी है, ऐसी स्थिति में भी पैसा पोर्ट ट्रस्ट को ना दे करके सीपीडब्ल्यूडी को दिया जाएगा, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी के पास में उस समय जो पैसा आएगा वो पैसा ग्रांट में नहीं बल्कि डिपॉजिट में आएगा। क्लियर समझ में आई बात? हाँ या ना बताइए। हाँ, ग्रांट में आएगा, उसके बाद, इसका मतलब वो एज ए कंट्रीब्यूशन दे रहा है ना सर? हाँ, ग्रांट में नहीं आएगा मैडम, डिपॉजिट में आएगा। सेकंड वाला, पहला वाला ग्रांट में, जब गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से पैसे देने होंगे तो ग्रांट में देगी। हाँ बोलिए। हाँ, ग्रांट में आएंगे, वो कंट्रीब्यूशन माना जाएगा ना सर, बना के दे दी बिल्डिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सेकंड वाला जो केस है वो ग्रांट इन एड होगा, ठीक है, वो कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। पहले वाला देखिए, पहले वाला जो हेड था वो 2059 के अंडर में था, 2059 के अंडर में ही था कंट्रीब्यूशन, है ना। और दूसरा वाला जो केस है ग्रांट इन एड, वो 1605 में जाएगा। हाँ सर, समझ रहे कि नहीं? हाँ, कंट्रीब्यूशन लेकिन 1605 में नहीं जाएगा, क्योंकि 1605 में, सुनिए, 1605 में नहीं जाएगा, क्योंकि 1605 में तो, हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 1605 में जाएगा, ठीक है, जो पैसा देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये पैसा डिपॉजिट के तौर पे 8443 में क्रेडिट करेगी सीपीडब्ल्यूडी। ये होगा डेबिट 1605 और क्रेडिट होगा 8443। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें। आगे when work already constructed और लैंड ऑलरेडी परचेज्ड, काम पहले से कर लिया गया है और लैंड पहले से खरीद ली गई है और उसको ट्रांसफर किया जा रहा है लोकल बॉडी को, नो रीएडजस्टमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉस्ट इज नेसेसरी, द रूल इन दिस पैराग्राफ डज नॉट अप्लाई टू इरिगेशन। इसको भी कोई ध्यान देने की बात नहीं है, माने इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। और 16.1.5 नॉन गवर्नमेंट वर्क देयर मस्ट बी अ ड्यूली सैंक्शन डिटेल एस्टिमेट। बहुत सिंपल है, आप कोई भी काम करिए डिटेल एस्टिमेट को सैंक्शन कराना ही पड़ेगा। ठीक है, जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो करना ही पड़ेगा। डिपॉजिट वर्क के बारे में सारे का सारा हेड मैंने बता दिया है। एक 16.2.1 का नोट है, इसको भी मैंने बताया हुआ है। वो क्या बताया है कि डिपॉजिट, किसी ने मुझसे पूछा भी था मेरे वीडियोस में कि क्या 100% डिपॉजिट रिसीव्ड इन एडवांस, जवाब है नहीं। तो कितना कंपलसरी है, वो है 33.33%। जैसे आपका पैसा मिलेगा वैसे वैसे काम करना है। क्वेश्चन था कि क्या किसी भी हाल में डिपॉजिट जितनी रिसीव हुई है उससे ज्यादा आप खर्च कर सकते हैं, जवाब है नहीं। क्या स्पेशल अथॉरिटी के ऑर्डर से किया जा सकता है, जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए अथॉरिटी मंजूरी देगी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपने मन से नहीं करेगा। क्लियर है ना। इसके लिए आगे लिखा हुआ 16.2.2 में फॉर्म 65 यूज करते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, हेलो, पता है ना। चलिए, यस सर। हाँ, इसका जो नोट 2 है वो भी, हाँ, इसका जो नोट 2 है वो भी मैं बता चुका हूँ। हाँ, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, वो सुन लीजिए ध्यान से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिफंड ऑफ डिपॉजिट का जो मामला आता है, ठीक है, रिफंड ऑफ डिपॉजिट, तो रिफंड किसको करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, रिफंड ऑफ डिपॉजिट पार्ट 1 में भी होता है सबऑर्डिनेट के लिए, पार्ट 2 में होता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए। तो सबसे पॉपुलर है रिफंड ऑफ डिपॉजिट, वो है पार्ट 2 में, है ना। पार्ट 2 में वो कॉन्ट्रैक्टर को रिफंड किया जाता है ना, कॉन्ट्रैक्टर को। इसमें से ये कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो आप 8443 पार्ट 2 के बारे में नहीं सोचेंगे, समझे कि नहीं, तुरंत उसको पेमेंट करेंगे और उसकी जो बुकिंग होगी वो 799 MWA मिसलेनियस वर्क एडवांस, ठीक है, पार्ट 4 में, यानी कि अदर में, इसमें बुकिंग होगी। कब, इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया बुक में वो है डिक्रेटल। डिक्रेटल का मतलब कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, एसडी रिफंड, एसडी में सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, एज पर कोर्ट ऑर्डर। वहां पे आपको इसका वेट नहीं करना है 8443 का, चुपचाप से 799 मैंने उसको बुक कीजिए। और ये जो है ना आर्टिकल 112/1/3 जो भी है, ऑब्लिक मुझे याद नहीं है,
उसके आधार पे ये भारित होगा कंसोलिडेटेड फंड पे। हाँ? ए और जो भी है -3 है ना, यही वाला है ना, ये भारित होगा कंसोलिडेटेड फंड पे, तुरंत इसमें पेमेंट कीजिए, सोचना नहीं है, समझे। उसके बाद आप देखिएगा कि डिपॉजिट में पैसा है कि नहीं। ये 112 आर्टिकल है क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बजट वो तो। नहीं मैडम, नहीं मैडम, हाँ उसमें है लिखा हुआ इस तरह का कि अगर कोर्ट का ऑर्डर हो गया ना तो 112/A/3 में ऐसा लिखा हुआ है मैडम। ये 112 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आर्टिकल मैंने लिखा है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान में लिखा हुआ, भारत के संविधान में। कि कोर्ट का जब भी ऑर्डर होगा आपको तुरंत उसको पेमेंट करना है बिना सोचे, समझ गए। और उसकी बुकिंग कहाँ करनी है? 799 पार्ट 4 में, 799 MWA पार्ट 4 में। क्लियर हुआ है ना? बोलिए, हुआ ना? ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, 16.2.3 जो लिखता है वो इंपॉर्टेंट है कि डिपॉजिट जो है वो 2 भाग में बनाए जाते हैं। डिपॉजिट का पैसा मिलता है एक ही भाग में, ध्यान से सुनिएगा। डिपॉजिट का जो पैसा है 8443 पार्ट 3 में मिलता है एक ही भाग में, लेकिन उसका जब हम लोग हिसाब रखते हैं ना 2 भाग में रखते हैं, समझे। तो 2 भाग कौन सा है? एक वर्क का और एक परसेंटेज चार्जेस का। परसेंटेज चार्जेस क्या होता है? तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब आप दूसरे डिवीजन का या प्राइवेट का कोई काम करते हैं, जब एक ही गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट करती है, यानी कि इलेक्ट्रिक डिवीजन का जो एग्जांपल मैंने अभी दिया था, वो अगर बिल्डिंग डिवीजन का काम करती है, वहां पे परसेंटेज चार्ज इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी लोकल बॉडी का या प्राइवेट बॉडी का काम करती है, उस समय में परसेंटेज चार्ज इंक्लूड किया जाता है। तो आपको पैसा मिल गया, मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, 40 लाख, ठीक है। 40 लाख में 39 लाख नहीं, 1% ही होता है बेसिकली, लेकिन फिर भी मान लीजिए 39 लाख जो है आपका वर्क खर्चा है और 1 लाख जो है आपका परसेंटेज चार्जेस है। परसेंटेज चार्जेस, समझे कि नहीं? ये दोनों ही भागों में वर्क एक्सपेंडिचर, समझे, दोनों ही भागों में आपको पैसे ध्यान से हिसाब लगाने पड़ते हैं। और ये कहाँ लिखा हुआ है? 16.2.3 में, ये इंपॉर्टेंट है मैडम। और इसके लिए एक अपेंडिक्स दिया गया है, वो है आपका अपेंडिक्स 4, उसको भी आप देख लेंगे। तो अपेंडिक्स 4 में ऐसा कुछ नहीं है कि याद करना पड़े, आप लोग को अपेंडिक्स याद नहीं करना है। मैं फिर से बोल देता हूँ, आप लोग को अपेंडिक्स याद नहीं करना है, केवल आप लोग रेफरेंस के समझने के लिए कि एक्चुअल में कह क्या रहा है, एक बार आप लोग नजर मारना चाहें तो मार सकते हैं, ठीक। तो आप देख लीजिए, इसमें लिखता है कि द अमाउंट ऑफ ईच डिपॉजिट शुड रिलेटिवली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, और पार्ट 1 है वर्क एक्सपेंडिचर और पार्ट 2 है परसेंटेज चार्जेस, ठीक है। और परसेंटेज चार्जेस में आपका T&P आता है, टूल्स एंड प्लांट्स आता है, एस्टेब्लिशमेंट आता है, ठीक। वैसे ही जैसे सुपरविजन चार्ज था ना स्टॉक वाले मामले में, वैसे ही वर्क वाले मामले में, खासकर डिपॉजिट वाले मामले में परसेंटेज चार्ज आता है। क्लियर हुआ है ना? सर ये परसेंटेज चार्जेस दोबारा बताना सर एक बार। परसेंटेज चार्ज तो अपेंडिक्स 4 एक बार खोलिए, चलिए अपेंडिक्स 4 कोई भी एक आदमी खोलिए और खाली इसका हेडिंग पढ़िए, अपेंडिक्स 4 का हेडिंग पढ़िए। Rules for the distribution of establishment and tools and plant charges. बस इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो अपना एस्टेब्लिशमेंट है और आपका जो अपना टूल्स एंड प्लांट है, गवर्नमेंट के काम करने के लिए है, प्राइवेट के लिए नहीं है। तो अगर प्राइवेट का काम आप कर रहे हैं तो आप उसके नौकर नहीं है, बदले में आप जो अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं, अपने मशीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हैं, उसका भी खर्चा उसमें जोड़ते हैं, उसी को परसेंटेज चार्ज कहा जाता है। बात समझे कि नहीं? हाँ या ना? ओके सर, ओके, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकल लोन वर्क में आपको 2 फॉर्म बताए गए हैं, एक है फॉर्म 76 और एक है फॉर्म 64। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। लोकल लोन वर्क में फॉर्म 76 के बारे में मुझे जिक्र करना रह गया था, वो फॉर्म 76 में जिक्र कर देता हूँ। क्या है लोकल लोन वर्क, क्या है आप लोग को समझ में आ गया? फॉर्म 76 के बारे में देखिए, ठीक है। कहा जाता है कि एंड सोन इन द शेड्यूल ऑफ, ठीक है, लोकल लोन वर्क में लोन्स एंड एडवांसेस पर्टेनिंग टू द फंक्शनल मेजर हेड कंसर्न एंड सोन इन द शेड्यूल ऑफ डेबिट टू मिसलेनियस हेड ऑफ अकाउंट फॉर्म 76। तो फॉर्म 76 जो होता है, फॉर्म 76, ठीक है, वो है डेबिट टू मिसलेनियस, ठीक है,
हेड ऑफ अकाउंट, ये इसका नाम है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म 76 में आपको LLW का डेबिट करना होता है, माने काम का डिटेल देना होता है, काम की डिटेल, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे कि आप लोग फॉर्म 65 में देते हैं, और सपोर्टेड बाई, ये ही आपका क्वेश्चन बनेगा, सपोर्टेड बाई फॉर्म 64, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था। क्लियर हुआ है ना, बताइए। हाँ, इसमें सपोर्ट की क्या जरूरत है सर, शेड्यूल ऑफ वर्क एक्सपेंडिचर से? हाँ मैडम, सपोर्ट की जरूरत है। 64 जो है ना वो काम का दिखाता है, टोटल काम का। फॉर्म 76 जो है वो केवल आता है क्रेडिट, माने ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, फिर टोटल डेबिट और क्लोजिंग बैलेंस। और 64 में टोटल कितना काम हुआ है, मान लीजिए कि आपको लोकल लोन वर्क में बहुत सारा पैसा मिल गया और आपको उसे एक ही ग्रांट से या 2 ग्रांट से 10 काम करवाने हैं, 10 काम का डिटेल आपको चाहिए, वो फॉर्म 64 में आएगा। क्लियर हुआ? ओके ओके, है ना। और इसका जो मेजर हेड मैंने बतलाया था वो कौन सा बतलाया था? 64 का क्या? 8443 नहीं, लोकल लोन, LLW का, लोकल लोन वर्क। LLW का। मैं सर 8550 नहीं है, सिविल एडवांस है ये। रुको। अच्छा ये नहीं है ना, नहीं, ठीक है, सॉरी, ये नहीं सिविल एडवांस है। 8550 तो ठीक है? सर एडवांस का है, और 8443 सिविल डिपॉजिट था, और 833 ये देखिए, ये फंक्शनल मेजर हेड का ही है, ठीक है। ये फंक्शनल मेजर हेड का मतलब है कि अगर 2059 में मिला है, नहीं सॉरी, लोन का जो पैसा होता है ना वो याद कीजिए, वो 2059 नहीं होगा, वो 6059 होगा। लोन का जो हेड चालू होता है वो 6 से चालू होता है, ये पता है कि नहीं? नहीं सर। नहीं पता है, रुकिए यही आपको दिखाना पड़ेगा मुझे। लोन का जो हेड है वो 6 से चालू होता है, ये आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये देख लेंगे, सारा मामला क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, स्क्रीन में दिखाई पड़ रही है, हाँ या ना बताइए। यस सर, रिसीट हेड है ना। अच्छा ये नहीं है, तो 2059 का 6059 नहीं है, इसको हम सबसे ऊपर से जाके देख लेते हैं। ये देखिएगा, देखिए यहाँ पे ये रहा ग्रांट इन एड का, दिखाई पड़ रहा है ये वाला, यस सर। है ना। उसके बाद में जो हेड चालू होते हैं, ठीक है, वो देखिए आप, आपका लोन्स एंड एडवांसेस एस में चालू हो गया, लोन्स 6075 मिसलेनियस 6202, ये एजुकेशन के लिए मिलने वाला लोन, फिर ये मेडिकल के लिए मिलने वाला लोन वही है 210। 2210 था आपका रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। 2210 तो था आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। 0210 था रेवेन्यू रिसीट, अब 4210 मतलब दो जोड़ते जाइए, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो था 0210 था मेडिकल हेड में रेवेन्यू रिसीट, तो 2 जोड़ दिए 2000, तो 2210 में हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेडिकल का और पब्लिक हेल्थ का। 4210 2000 फिर जोड़ दिए, 4210 में हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, और फिर 2000 जोड़ दिए तो 6210 में हो गया मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक है, है ना। इसमें 2059 का हेड नहीं है, ठीक है ना। आपको मैंने इरिगेशन का हेड बताया था 700, बताया था कि नहीं? 2700 आई थिंक आपने बताया था मेजर। देखिए ना, मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखिएगा। ये ठीक है? रहा। नहीं मैं आपको दिखाता हूँ, शुरुआत से दिखाता हूँ, देखिए ना, देखते जाइएगा। देखिए आप देखिए 0700 मेजर इरिगेशन दिख रहा है, हाँ या ना? हाँ दिख रहा है।
हाँ ये है रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। अब ये देखिए फिर से 2700, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वही मेजर इरिगेशन, उसमें केवल 2 ऐड हो गया है, 2000 ऐड हो गया है, ठीक है। फिर इसमें आगे बढ़ जाएंगे 4700 कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसमें भी 2000 ऐड हो गया। और फिर देखिए आगे बढ़ जाएंगे 6700 लोन फॉर मेजर इरिगेशन, दिखाई पड़ा। तो इसी का ये इसको कंसर्न मेजर हेड बोलेंगे, ठीक है ना। इसी मेजर हेड में इसकी बुकिंग की जाएगी, क्लियर। और आपको एक और फॉर्म दिखाना था, मिसलेनियस हेड ऑफ अकाउंट 76, फॉर्म 76 का रेफरेंस दिया हुआ है, फॉर्म 76A, ये रहा, दिखाई पड़ रहा है फॉर्म 76। शेड्यूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट टू मिसलेनियस हेड ऑफ अकाउंट, दिख रहा है ना। इसमें देखिए आइटम नंबर, हेड ऑफ अकाउंट, पार्टिकुलर, अथॉरिटी, अमाउंट, रिमार्क, ठीक है। इसमें केवल आपका आइटम नंबर है, क्या डिटेल ऑफ वर्क नहीं है, दिखाई पड़ रहा है। वर्क का नेम ऑफ द वर्क दिखाई पड़ रहा है, बताइए, नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। और आपको देखिए 64 में क्या दिखाई पड़ेगा, नेम ऑफ द वर्क दिखाई पड़ेगा। ये देखिए फॉर्म 64 दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा नेम ऑफ द वर्क दिखेगा, देखिए ये देखिए नेम ऑफ द वर्क, मतलब एक पैसे से आप कितने काम करवा रहे हैं, इस सब का सब डिटेल आपको यहाँ मिलेगा। क्लियर हुआ। और ये छोटा सा फॉर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा फॉर्म है। अगर 100 काम चल रहे होंगे ना, तो 100 के 100 काम को आपको इसमें दिखाना पड़ेगा, सीरियल नंबर 1 2 3 4 से लेके 100, देख रहे हैं आप लोग, है ना। कल मैंने 64 डाउनलोड नहीं किया था, पर 65 डाउनलोड किया था, और आप लोगों ने किसी ने देखा नहीं उसको। अभी आप देखना चाहेंगे? आज सर इतना ही, कल करें क्या सर? चलिए फिर ठीक है। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज वीडियो, ठीक है। हम लोगों ने इसको देख लिया, अच्छे से समझा भी, और एक्चुअल में मोटा मोटी सब कुछ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें और कुछ जानने को बाकी नहीं है। जो कुछ बाकी रहता है तो मैं दूसरे वीडियोस में इसके रेफरेंस देता ही रहता हूँ। आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना, समझा, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें ऐसा और कुछ नहीं है जो, हाँ बोलिए। 22 और 14 ही है, उसके बाद तो नेक्स्ट महीने से आप चैप्टर 1 से एक 17 भी है, 17 भी है ना आपका। अच्छा ओके हाँ 17 भी, हाँ ठीक है। तो हम लोग कल 17 कर लेंगे, परसों 14 करेंगे, लेकिन 22 अभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 22 बहुत बड़ा चैप्टर है, हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे और पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। वो तभी पॉसिबल है जब हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से, ठीक है। 1 से स्टार्ट करके जब हम लोग बाकी सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे। पढ़ रहे हैं सर हम बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ रहे हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है। नहीं बिल्कुल फास्ट नहीं पढ़ रहे हैं। जब आप 22 में आएंगे तब पता चलेगा कि कितना स्लो हो जाएगा वो, ठीक है। जिसमें आपके बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग उसको टेकअप कर रहे हैं। पिछली बार तो हम लोगों ने लिया भी नहीं था, ठीक है। ओके सर, चलिए फिर गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट।